नमस्कार, होमिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां बयानबाजी तेज हो गई है और शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि एग्जिट पोल आने के बाद तृणमूल कांग्रेस घबराहट में है और ट्रिपल डी डाइवर्जन ड्रामा और डिनाइल की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी संभावित हार को देखते हुए पहले से ही बहाने बनाने की कोशिश कर रही है और ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है। हालांकि यहाँ याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं और अंतिम तस्वीर चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और उनकी निगरानी भी पुख्ता की जा रही है। जब से एग्जिट पोल्स आए हैं और ये स्थिति साफ बनती जा रही है कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और टीएमसी की बहुत बुरी हार होने वाली है, तब से टीएमसी ट्रिपल डी में चली गई है। डी से डिनाइल में है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डी से डाइवर्जन करने की कोशिश कर रही है, ध्यान भटकाने की, और डी से ड्रामा मोड में आ चुकी है। और इसीलिए कल जिस प्रकार से स्ट्रांग रूम के बाहर ड्रामा किया गया उनके मंत्री और उनके एक विधायक प्रवक्ता के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने पूरा क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दिया था कि किस प्रकार से सभी कैंडिडेट्स को बताया गया था कि पोस्टल बैलेट्स का सेग्रीगेशन 4 बजे होना है। बाकी के जो स्ट्रांग रूम्स जहां पे ईवीएम रखे हैं उसको ना छुआ गया, वो सुरक्षित है, वो सबको दिखाया गया। ये टीएमसी को बात पूरी तरह से मालूम थी, फिर भी टीएमसी वहां पर जाकर एक प्रकार से माहौल बनाना चाहती है। इसको मैं कहता हूं प्री पोल एक्सक्यूज। वैसे तो चुनाव हारने के बाद लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, इसलिए हारा उसलिए हारा, ताकि अपने आप को बचा सके। यहां पर क्योंकि उनको पता है कि चुनाव हार रहे हैं, तो प्री पोल एक्सक्यूज जैसे राहुल गांधी बनाते हैं वैसे बनाने की कोशिश है। अब 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि सेंट्रल फोर्सेस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया। उसका पूरा वीडियो सामने आ चुका है कि वो व्यक्ति नेचुरल डेथ की वजह से वो मर गए, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। और इसी प्रकार के कई सारे हिट एंड रन एलिगेशंस वो लगाते रहेंगे, क्योंकि टीएमसी हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है, तिलमिलाहट में है और आने वाले दिनों की ये सुगबुगाहट है। शिमला से एक बड़ा बयान सामने आया है और मिलिंद पांडे, जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री है, उन्होंने धर्मांतरण और कथित लव जिहाद के मुद्दे पर चिंता जताई है। मिलिंद पांडे ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के मतांतरण के प्रयास हो रहे हैं और कुछ स्थानों पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाए जाने के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे मामले नासिक समेत कई जगहों पर देखने को मिले हैं और यह व्यापक समस्या का रूप ले सकता है। पांडे ने यहाँ भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन उसके प्रभावी क्रियान्वयन की ज़रूरत है। उन्होंने संकेत दिया है कि इस विषय पर सरकार के साथ मिलकर नए सुझाव और नियमों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग मामलों में आवश्यक होती है और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासनिक जांच और आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होती है। जानते हैं, किंतु यहाँ पर हिंदू समाज को लक्षित करके 2-3 बातें हो रही है। एक यानी हिंदुओं के मतांतरण का, धर्मांतरण का, ये एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ चल रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है लव जिहाद के माध्यम से। अभी भी हम जानते हैं कि यह विषय टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी का जो नासिक महाराष्ट्र का ऑफिस है, वहां पर भी ये बातें हमने देखी और अनेक जगह पे वर्क स्पेसेस में भी कारपोरेशंस के
यह दिखाई दे रही है। तो यह एक पूर्ण देश भर में चलने वाला खतरा है कि जो हिमाचल में भी अनेक जिलों में अभी घटित हुए दिख रहा है। और इसलिए दूसरी बात यानी ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रत्यक्ष हिंदू समाज को लक्षित करके प्रलोभन है, बाद में वैसे ही हम कहेंगे तो झूठ का सहारा है, या ऐसी सारी बातें करते हुए हिंदुओं को मतांतरित यहाँ पर किया जा रहा है। ये दोनों भी बातें भारत के संविधान के अनुसार यह गैर कानूनी असंवैधानिक है। वैसे तो एक कानून यहाँ पर पारित किया हुआ है हिमाचल में, मगर उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है, उसको उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत कठोरता से इसका पालन करवाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसके जो रूल्स फ्रेम हुए हैं वो अधिक कठोरता से इसका कैसे नए सिरे से इसका रूल्स का फ्रेमिंग यह कर सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद भी सरकार के साथ बैठकर इसके बारे में सुझाव देने की तैयारी रखती है। विश्व हिंदू परिषद का जो विधि प्रकोष्ठ है इसने इसके बारे में योग्य अभ्यास किया है और देश भर के अनेक राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों से इंटरैक्ट करते हुए मिलकर हम इन बातों की बातचीत कर रहे हैं। तो कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शशि पंजा जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, श्याम पुकुर सीट से उम्मीदवार है, उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर आरोप लगाया है। शशि पंजा ने दावा किया है कि कैमरा फुटेज में स्ट्रांग रूम के अंदर लोगों की मौजूदगी देखी गई, जबकि वह कमरा सील होना चाहिए था। और उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर दरवाज़ा खोला गया तो इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशासन में ईमेल भेजने की बात कही, लेकिन किसी भी दल की मौजूदगी के बिना स्ट्रांग रूम में खोलना नियमों के खिलाफ है। टीएमसी नेता ने संचार में कमी और पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह घबराहट का मामला नहीं बल्कि नियमों के पालन का सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग पर या प्रशासन की ओर से विस्तृत प्रक्रिया का इंतजार है। Loopholes. You see, on the cameras, on camera number 17, we noticed that there were certain people inside the strong rooms which were actually sealed by our agents. They're all in one room, and then obviously there is a door to the room. Now, if you're opening that door, all political parties need to be told about this. Now they're mentioning, yesterday they mentioned that they had sent an email. Now, whatever email, if somebody had responded, we wouldn't have said anything. None of the political party, cutting across all political lines, nobody was present. If nobody was present, then why did you open that particular room and, take in your officers, whoever, to do that postal ballot job? And what job it is? Why is the political party not apprised about it? The moment we noticed activity, human activity out there, obviously it is quite a panicky kind of a situation where you can see ballots, pink envelopes. It's visible. So we registered a process. So there are glaring loopholes. One is that that particular room was opened without any political party representative being present. Secondly, we are not apprised that this kind of a activity of postal ballots, etc. will take place. Now, if postal ballots are also being aggregated or, settled into different districts because they have to go to the districts for counting, why was no political representative present for that? I mean, how can that be? A political representative has to be present when that aggregation, disaggregation is being done. So what's wrong? Now, yesterday they were saying, yes, there has been a gap. Unofficially, they have told us that, yes, there is a gap and miscommunication. Yes, there is a lack of transparency, but in the press conference, it was not evident. They did not, concede to those loopholes which were there. So this is the situation. And then, after that, look at the way the entire block, it's chock-a-block. It's like a fortress. There is an area where you don't need any permissible
card, nothing to reach to see those cameras, the very cameras which our political workers saw and then flagged these serious concern. Now, since yesterday, it's 12 hours, nobody could access that. If we couldn't access it, so how do we then understand that? And if there was nothing wrong in their system, then why didn't you allow the access? Now we are being told, again a new rule, that cards will be issued so that you can be admitted till up to the cameras. Again a new rule. So we are now going for the identity cards. This is what the situation is. So it's not that we are getting nervous. Rules have to be followed. They just flout all rules. And last moment, there are, they keep changing their own rules. दिल्ली से एक और बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। दामोदर अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी संसद ने कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव भारत निर्वाचन आयोग ने कराए हैं, जिनमें से 4 राज्यों में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन एक राज्य में बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी हार के डर से पहले ईवीएम पर सवाल उठा रही है और हार के कारण खोजने की कोशिश कर रही है। दामोदर अग्रवाल ने यह भी कहा है कि उम्मीदवार खुद स्ट्रांग रूम में जाकर स्थिति देख सकते हैं और सब कुछ सामान्य है। उनके मुताबिक चुनाव की पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव की लहर है, जबकि टीएमसी लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। फिलहाल ईवीएम को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और इस मुद्दे पर सभी की नजरें चुनाव परिणामों पर टिकी है। पार्टी इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए, 4 में कोई बवाल नहीं है। बंगाल में बवाल कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। हारने का अंदेशा, हारने का डर, हारने के कारण को अभी से ढूंढ रहा है। इसलिए कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है, स्ट्रांग रूम खुला है। वो स्वयं उम्मीदवार है, स्ट्रांग रूम में जा सकती है और वो गई हैं, देखकर 2 घंटे बाद वापस आ गई हैं। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, निर्दोष तरीके से हुए हैं और चूंकि बंगाल में कमल प्रचंड बहुमत से खिल रहा है, इसलिए इनके 15 साल के पाप और उसकी मिलने वाली सजा से घबराए हुए हैं। ममता बनर्जी तो सीधे हैं कि आप लोग स्ट्रांग रूम के जरिए मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं और ये एक जगह का नहीं, कई जगह की रिपोर्ट आ रही है। ईवीएम खुलती भी बीएलओ के जो एजेंट होते हैं, बीएलए, उनके प्रेजेंस में है मतदान केंद्र पर। ईवीएम सील भी वहीं होती है, उनकी प्रेजेंस में होती है, उनके हस्ताक्षर होते हैं। और ईवीएम की जब काउंटिंग होती है तब भी वो सील चेक की जाती है। क्या ममता को अपने खुद के एजेंट पर भरोसा नहीं जो बूथ पर बैठे? ये सब बकवास है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाली स्थिति है और ममता बहुत बुरी तरह से हार रही है, इसीलिए बेतुकी बातें कर रही है। लद्दाख से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां अमित शाह ने भारत की संस्कृति, विरासत और बौद्ध परंपरा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने संबोधन में अमित शाह ने दलाई लामा का जिक्र करते हुए कहा है कि जब दलाई लामा इस क्षेत्र में आते हैं तो वे इससे केवल भौगोलिक भूमि नहीं बल्कि बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला बताते हैं। उन्होंने कहा है कि इस भूमि पर ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं का संरक्षण हुआ है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता की पहचान है। गृह मंत्री ने यह भी जोर दिया है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से दुनिया को शांति और सह अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख, खासकर लेह क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का विरासत का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां देश विदेश के लोग आध्यात्मिक अनुभव के लिए पहुंचते हैं। तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित
और प्रिय भूमि पर लौटे हैं, ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया, और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। यही रास्ता था जो भारत में दिए गए तथागत के उपदेश को चीन और कई सारे देशों में पहुंचाने का माध्यम बना। हम लद्दाख की आध्यात्मिक पहचान 4 प्रमुख परंपराओं से बनी है: निंगमा, काग्यू, शाक्य और गेलुक। इसका मतलब है जो है वो उसको ऐसा ही देखे। वास्तव दर्शन एक प्रकार से जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है। दूसरा, गुरु की कृपा और निरंतर आत्मचिंतन, ध्यान ही मुक्ति का द्वार है। क्योंकि गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त तो होता है, परंतु ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ध्यान से इसको अपने साथ आत्मसात नहीं करते हैं तो मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान साधना के बिना अधूरा है, और साधना ज्ञान के बिना अंधी होती है। तो साधना और ज्ञान का मिलन ही सही रास्ता है। और सबसे अंत में ये सब होने के बाद नैतिक अनुशासन नहीं है तो कभी प्रज्ञावान जीवन बन ही नहीं सकता है। प्रज्ञावान जीवन का मूल आधार नैतिक अनुशासन ही होता है। और लद्दाख की भूमि से निकला हुआ संदेश आज विश्व के कई मुमुक्षु के लिए जीवन को आगे ले जाने का कारण बना है। लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख और कारगिल जैसे डाइवर्स प्रदेश के अंदर ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये विरासत आज भी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम मिलते हैं भारत।